नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। संगीत सीखने के लिए, संगीत संबंधी कोई भी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज हम समझेंगे कि वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी स्वर क्या होते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है वादी स्वर। वादी स्वर क्या होता है? हम कह सकते हैं कि राग का सबसे प्रथम महत्वपूर्ण स्वर, राग का सबसे प्रथम महत्वपूर्ण स्वर है ना, वो वादी स्वर कहलाता है। अब वादी स्वर से होता क्या है ना, तो जो राग का वादी स्वर होता है उस स्वर पे हम ज्यादा न्यास करते हैं, मतलब ज्यादा रुकते हैं। उस स्वर का बार बार प्रयोग किया जाता है, उस पे ज्यादा ठहरा जाता है। वादी स्वर का, वादी स्वर पे ज्यादा ठहरते हैं, उसका प्रयोग बार बार करते हैं, मतलब वादी स्वर को झलकाते हैं। जो राग का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सबसे महत्वपूर्ण स्वर है, वो वादी स्वर कहलाता है ना। हम कह सकते हैं इसकी परिभाषा में कि राग का प्रथम सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी स्वर कहलाता है। इसको हम अंश स्वर, न्यास स्वर के नाम से भी जानते हैं, है ना, और प्रधान स्वर के नाम से भी जानते हैं। कई लोग अंश स्वर, न्यास स्वर या प्रधान स्वर भी बोलते हैं, और वैसे इसका चलत नाम वादी स्वर है। तो हम ये लिख सकते हैं प्रथम सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला, ठीक है। और अगर हमें वादी स्वर की जानकारी नहीं होगी और अगर हम राग गाएंगे तो ये बताइए आप कैसे ये चीज दर्शा सकते हैं कि इस राग का वादी स्वर ये है, क्योंकि आप बार बार उस पर रुकेंगे नहीं और आपको वादी स्वर की जानकारी नहीं होगी, तो आप राग कैसे प्रदर्शित करेंगे। वादी स्वर का बहुत महत्व होता है। वादी स्वर से राग अगर एक से आरोह अवरोह का, एक से जाति का भी हो, तो वादी स्वर से उसमें अंतर स्पष्ट होता है। जैसे जो लोग जानकार हैं वो इस बात को बखूबी जान सकते हैं। जैसे राग भूपाली और राग देशकार। राग भूपाली के आरोह अवरोह क्या है? सारे गापा धासा सादा पागा रेसा, और राग देशकार के सारे गापा धासा सादा पागा रेसा। ये तो एक से होगा, दोनों बिल्कुल सेम है, कोई नाम मात्र का अंतर नहीं है। लेकिन अंतर काय का है? केवल और केवल वादी स्वर का। हमको भूपाली जानना है तो भूपाली का वादी स्वर क्या है? गा, है ना, और देशकार का वादी स्वर क्या है? धा। तो अगर कोई व्यक्ति देशकार गा रहा है तो वो बार बार धा पर जाएगा, तो उससे हमको समझ में आएगा कि ये देशकार गा रहा है। और अगर भूपाली राग गाते हैं तो बार बार गंधार को झलकाएंगे तो समझ में आएगा कि ये भूपाली राग गा रहे हैं। तो वादी स्वर का बहुत महत्व होता है। इसके बाद आता है संवादी स्वर। तो संवादी स्वर राग का द्वितीय महत्वपूर्ण स्वर, मतलब जिसका प्रयोग वादी से कम हो लेकिन अन्य स्वरों से ज्यादा हो, वो संवादी स्वर कहलाता है। वादी स्वर से कम और अन्य स्वरों से ज्यादा। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको कि ये द्वितीय महत्वपूर्ण स्वर। इसे हमने लिखा प्रथम महत्वपूर्ण स्वर, ये द्वितीय महत्वपूर्ण स्वर, ठीक है। ये संवादी कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है अनुवादी। अब देखिए, वादी संवादी तो अधिकतर लोगों को पता होते हैं, है ना। अब अनुवादी, विवादी स्वर काफी लोगों को मालूम नहीं होते हैं कि अनुवादी कैसे कहते हैं, विवादी स्वर कैसे कहते हैं। तो बता दें कि वादी और संवादी को छोड़कर राग में जितने स्वर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या? अनुवादी स्वर कहलाते हैं, ठीक। जैसे हम उदाहरण के लिए लेते हैं राग यमन। हमने राग यमन लिया, अधिकतर लोगों को आता है। राग यमन का वादी स्वर क्या हो गया? गंधार, गा, गा वादी हो गया। संवादी निषाद, नी संवादी हो गया। अब गा और नी को छोड़कर उसमें जितने स्वर बचे हैं वो कौन से स्वर कहलाएंगे? अनुवादी स्वर, ठीक। वादी और संवादी को छोड़ के, वादी संवादी छोड़कर बाकी राग में लगने वाले स्वर क्या कहलाते हैं? अब आता है चौथे नंबर पर विवादी स्वर। वादी हो गया, संवादी हो गया, अनुवादी हो गया, अब बचा विवादी स्वर। विवादी स्वर क्या होता है? तो जो
स्वर राग में प्रयोग नहीं किए जाते वो विवादी स्वर कहलाते हैं। अपन कहते हैं ना विवाद हो गया, विवादी स्वर मतलब शत्रु, जो राग के शत्रु कह सकते हैं अपन उन स्वरों को जो राग के शत्रु हैं, जिनको लगाने से राग बिगड़ जाए, राग ना बचे, राग की हानि, वो क्या कहलाते हैं? विवादी स्वर। जैसे हमने राग यमन लिया, राग यमन में मा तीव्र लगता है, बाकी संपूर्ण उसकी जाती है सारे गामा पादा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। अब अगर इसमें हम कोमल धा का प्रयोग करें तो वो क्या लगा है? वो रहेगा विवादी स्वर, है ना, जिसको लगाने से राग हानि होती है। हम उसमें कोमल रे का प्रयोग कर दें तो राग हानि होगी कि नहीं होगी? राग यमन चल रहा है, एकदम से कोमल रे अगर लगा दिया जाए तो राग पूरा बिगड़ जाएगा, उसकी जितनी मधुरता है, जितनी रंजकता है, वो सारी बिगड़ जाएगी। परंतु विवादी स्वर का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन उसका नियम है कैसे प्रयोग करना है। विवादी स्वर का प्रयोग करते समय दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। एक, राग की हानि ज्यादा ना हो, और विवादी स्वर लगाते समय राग की मधुरता बखूबी बनी रहे, है ना। एक, राग की मधुरता नष्ट ना हो। अगर वो जैसे राग यमन में कोमल धा लगाने से अगर राग की मधुरता बढ़ रही है तो आप लगा सकते हो, लेकिन अल्प, बहुत कम। ऐसा नहीं कि आप बार बार दर्शा रहे हो उसको, बार बार दर्शाओगे तो वो राग हानि हो जाएगी। कहते हैं ना अति सर्वत्र वर्जित, एक आध बार आप लगा दोगे चल जाएगा। मधुरता बढ़ रही है तो, अगर मधुरता नहीं बढ़ रही है तो आपको लगाने का अधिकार नहीं है, ठीक। और अगर मधुरता बढ़ रही है तो आप लगा सकते हैं। मतलब इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि स्वर लगे परंतु वो प्रधान स्वर ना बने। कोमल धा आप लगाएं, अब ऐसा नहीं कि आप सरगम में कोमल धा लगा रहे हैं, सरगम में कोमल धा लगा दोगे तो राग हानि हो जाएगी, है ना। धा से आप जैसे पा पे आ रहे हैं तो मीड में कोमल धा को लेते हुए आप पा पे आए, है ना, तो जिससे राग हानि भी ना हो, और अगर अपनी रंजकता बढ़ रही है तो उसमें रंजकता बढ़ेगी। इस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। विवादी स्वर कौन से स्वर कहलाते हैं? जो राग के शत्रु होते हैं, जिनको लगाने से राग की हानि होती है, राग की रंजकता घटती है, वो विवादी स्वर कहलाते हैं, जो राग में उपयोग नहीं किए जाते। जो स्वर राग में उपयोग नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? विवादी स्वर कहलाते हैं। इस प्रकार हमने समझा वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी, इन सब का प्रयोग क्या होता है। तो एक बार पुनः समझे। वादी स्वर राग का प्रथम महत्वपूर्ण स्वर, ठीक। वादी स्वर से ही हम राग को दर्शा सकते हैं। अगर आपको राग का वादी स्वर नहीं पता तो आप राग कैसे गा सकते हैं? काफी लोग गाते हैं राग, परंतु जब तक वादी स्वर पता नहीं है तो चाहे जैसा आप गा रहे हो, गलत गा रहे हो, आप वादी स्वर को आप दर्शा ही नहीं पा रहे हो, तो आपका राग गलत है। अब आप बोलो कि हमको इतने राग आते हैं, तो क्या मतलब के आते हैं? कोई मतलब के नहीं आते। इसलिए थ्योरी कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद संवादी स्वर द्वितीय महत्वपूर्ण स्वर। अनुवादी, वादी और संवादी को छोड़कर राग में लगे हुए जितने स्वर हैं वो अनुवादी स्वर, और विवादी स्वर जो राग के शत्रु होते हैं, जो राग में नहीं लगे, ठीक। परंतु उसका उपयोग हम कब कर सकते हैं? अगर राग की मधुरता बढ़ रही है तो उसका अल्प प्रयोग करने की हमारे विद्वानों ने इजाजत दी है। अल्प प्रयोग, ठीक। इस बात का ध्यान रहे कि वो वादी स्वर जो है वो अनुवादी स्वरों में ना आ जाए। जैसे एक उदाहरण देते हैं, आजकल राग बिहाग जो है उसमें तीव्र मां का प्रयोग इतना अधिक हो गया है कि वो अनुवादी स्वर बन चुका है। तीव्र मां का प्रयोग अल्प प्रयोग बताया है विद्वानों ने राग बिहाग में। और लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं? पामा गा मा गा, जैसे ही पामा गा मा गा करते हैं तो व्यक्ति समझ जाता है कि राग बिहाग है, जबकि मां लगाना है लेकिन अल्प लगाना है। परंतु आजकल वो विवादी स्वर भी अनुवादी हो गया है। ऐसा अपन से ना हो, और आजकल तो चलन में आ गया तो उसे अनुवादी स्वर में विद्वानों ने रख दिया है। लेकिन ये पुराने जमाने का, अगर अपन पुराने प्राचीन काल का बिहाग सुनते तो उसमें ये चीज देखने को नहीं मिलती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे हम कुछ नई जानकारी और कुछ नए अभ्यास के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।